हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था कि एसजेएफ सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं एंड डिसएडवांटेज क्या होता है, और मैंने आपसे 2-3 गेट के प्रॉब्लम भी डिस्कस करे थे। आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं कुछ और प्रॉब्लम के साथ जो कि गेट में प्रीवियसली पूछे गए हैं। काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम हैं, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमें प्रोसेस आईडी गिवन है, दैट इज P1, P2, P3 एंड P4। एक बार हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दीज प्रोसेसेस आर रन ऑन अ सिंगल प्रोसेसर यूजिंग अ प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। If the average waiting time of the process is 1 millisecond, then the value of z is। सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, और यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है दिस वॉज न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। ओके, मतलब गेट में यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपके लिए गिवन है ये दिया नहीं था, ये मैंने आपको प्रोवाइड करा है, ठीक है, ताकि आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाए। बट जब ये क्वेश्चन गेट में आया था तो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, आंसर आपको खुद ही निकालना था। ओके, एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 प्रोसेस गिवन है, चारों का अराइवल टाइम गिवन है एंड द बस टाइम ऑफ P4 इज Z। ओके, P4 का जो बस टाइम है वो Z है, मतलब हमें कंफर्म नहीं है, और इसने हमें एवरेज वेटिंग टाइम जो दे रखा है, एवरेज वेटिंग टाइम दैट इज 1 ms, मतलब 1 मिली सेकेंड वेट कर रहा है सारा प्रोसेस। और ये सारी चीज़ें अराइवल टाइम भी MS में है और बस टाइम भी हमारा MS में है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें दे रखी और हमसे पूछिए Z की वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सा हमारा इसमें एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है। तो क्वेश्चन में लिख रखा है प्रीएम्प्टिव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, मतलब हमें SRTF लगाना है, SRTF। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने गैंट चार्ट से। ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में सोचना नहीं है, हम सबसे पहले गैंट चार्ट बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे हमें क्या डिफ़िकल्टी आएगी, उसके हिसाब से हम चीज़ें रिजॉल्व करेंगे। गैंट चार्ट हमारा 0 से बनेगा। हमारे पास प्रोसेस जो गिवन है उसमें अराइवल टाइम P1 का हमारा 0 सेकेंड है, मतलब 0 पे P1 आ गया तो P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। P1 कब तक चलेगा? जब तक कोई दूसरा प्रोसेस हमारा रेडी क्यू में नहीं आ जाता। तो रेडी क्यू में 1 मिली सेकेंड पे हमारा P2 भी आ गया है, और P2 का बस टाइम अगर आप देख पा रहे हैं तो 1 मिली सेकेंड है, और प्रेजेंट टाइम पे P1 3 ना होके इसका बस टाइम 2 हो गया है, ठीक है। मतलब अभी P1 का बस टाइम 1 है, और सॉरी P1 का बस टाइम 2 है और P2 का बस टाइम 1 है। मीन्स शॉर्टेस्ट जॉब जो होगी हमारी वो इस टाइम पे P2 हो जाएगी। तो इसके बाद आफ्टर 1 सेकेंड हमारा P2 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। P2 कब तक चलेगा? इसका बस टाइम ओनली 1 था तो P2 हमारा 1 सेकेंड तक चलेगा, उसके बाद P2 हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब ये प्रोसेस हमारा खत्म। अब हमारे पास जब 2 सेकेंड टाइम हो चुका है, जब 2 मिली सेकेंड का टाइम हो चुका है, हमारे पास रेडी क्यू में सिर्फ एक ही प्रोसेस बचा है, दैट इज P1। ओके, तो हम P1 को रन करा देंगे। P1 कब तक चलेगा? जब तक अगला प्रोसेस नहीं आ जाता। अगला प्रोसेस आता है 3 मिली सेकेंड पे, तो 3 तक हमारा चलेगा P1, मतलब एक बार हमारा P1 और चला। अब P1 का बस टाइम बचा 1, और फिर हमारा नया प्रोसेस आ गया दैट इज P3, जिसका अराइवल टाइम है 3 और इसका बस टाइम भी है 3। मतलब हमारे पास अब रेडी क्यू में 2 प्रोसेस हैं, दैट इज P1 एंड P3। P1 का बस टाइम है 1 और P3 का बस टाइम है 3। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा एक बार P1 फिर से चलेगा बिकॉज ये शॉर्टेस्ट जॉब होगा, और ये चलेगा 4 तक बिकॉज ये 1 सेकेंड मिली सेकेंड चलेगा, उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। अब अगर आप देख पा रहे हो तो 4 सेकेंड पे हमारा प्रोसेस आ गया P4 भी। ओके, 4 सेकेंड पे हमारा कौन सा प्रोसेस आ गया? P4। मतलब अब हमारे रेडी क्यू में 2 प्रोसेस हैं, पहला प्रोसेस है हमारा P3 और दूसरा प्रोसेस है हमारा P4। अगर मैं बात करूं बस टाइम की तो हमारे P3 का बस टाइम है 3 ms, ओके, 3 मिली सेकेंड, और P4 का बस टाइम है Z मिली सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये नहीं पता कि Z कितना है, ठीक है। तो हम इसको ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। अगर हम Z को एक तो ग्रेटर देन 3 लेट कर सकते हैं, ओके, और Z को हम लेट कर सकते हैं लेस देन 3, ठीक है। तो अगर मैं Z को ग्रेटर देन 3 लेट कर लूँ, और मैंने 3 से ग्रेटर और लेस क्यों लेस करा है? क्योंकि हमारा जो अगला प्रोसेस है दैट इज P3, उसका बस टाइम 3 है, तो इसलिए मैंने Z को 2 केसेस में ब्रेक कर लिया है, दैट इज Z ग्रेटर देन 3 और Z लेस देन 3। तो अगर आप देख पा रहे हैं अगर Z ग्रेटर देन 3 होगा तो यहाँ पे हमारा P3 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, और P3 3 ms के लिए एग्जीक्यूट होगा 7, और उसके बाद हमारा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 7 + Z, ठीक। अगर आप ये चीज़ देख पा रहे हो
तो आपने ये नोटिस करा कि हमारे P4 को जो वेट करना पड़ा, P4 का अराइवल टाइम था 4 और इसका एग्जीक्यूशन टाइम था 7, मतलब 7 - 4, 3 ms वेट करना पड़ा P4 को, ठीक है। और P3 को जो वेट करना पड़ा वो 4 - 3, मतलब 1 ms तक का वेट करना पड़ा हमें P3 को। अगर हम P2 की बात करें तो P2 1 सेकेंड पे आया था, P2 एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, तो उसका जो वेटिंग टाइम हुआ वो हुआ 0। और P1 ने जो वेट करा वो करा 1 सेकेंड जब तक P2 चला था, ठीक है, तो P1 ने वेट करा 1 सेकेंड, मतलब टोटल वेटिंग टाइम हमारा हो रहा है 5/4, जो कि ग्रेटर हो जा रहा है 1 से। इसका मतलब आप ये सीधे कह सकते हैं कि हमारा जो Z होगा वो ग्रेटर देन 3 नहीं हो सकता। उसका सबसे सिंपल रीज़न ये है कि अगर हमारा Z ग्रेटर देन 3 हो जा रहा है, मतलब हमारा P4 बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है P3 के, तो इस केस में हमारा वेटिंग टाइम बढ़ जा रहा है और हम 1 ms वेटिंग टाइम तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओके, तो ये मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। तो हमने यहाँ से एक चीज़ ये देख ली कि जो हमारा P4 है, मतलब उसका बस टाइम जो Z है वो हमेशा लेस देन 3 होगा, बिकॉज अगर इसको हम ग्रेटर देन 3 कर दे रहे हैं तो हमारा वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब 1 से ग्रेटर, तो इस केस में 1 आ ही नहीं सकता। तो अगर हमारा P4 लेस देन Z होगा, अगर हमारा P4 लेस देन 3 होगा तो P4 हमारा पहले एग्जीक्यूट होगा एंड P3 हमारा बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में हमारा ये जो गैंट चार्ट है वो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक अपडेटेड गैंट चार्ट बना लेते हैं। 0 P1 सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ, 1 P2 2 एंड उसके बाद हमारा P1 एग्जीक्यूट हुआ, तो P1 2 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ, तो इसको मैं साथ में क्लब कर दे रहा हूँ। एंड देन हमारा एग्जीक्यूट होगा इस केस में P4 कब तक एग्जीक्यूट होगा, P4 4 + Z एंड देन P3 कब तक एग्जीक्यूट होगा, 4 + 3 7 + Z। ओके, आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अगर आपका ये गैंट चार्ट बन गया तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं रहा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे Z की, ठीक है। अगर मैं Z की वैल्यू 1 रख दूँ, ओके, Z की वैल्यू 1 रख दूँ, मुझे पता चल गया कि Z की वैल्यू 3 से बड़ी नहीं हो सकती, तो Z की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो है 1 2 एंड 3। तो अब हम क्या करेंगे, Z की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और अपना वेटिंग टाइम निकालते जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं Z की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मेरा P1 का जो वेटिंग टाइम आएगा वो आएगा 1, P2 का जो वेटिंग टाइम आएगा वो आएगा 0 और P3 का जो वेटिंग टाइम आएगा वो आएगा 1 एंड P4 का जो वेटिंग टाइम आएगा वो आएगा 0। मतलब अगर आप देख पा रहे हैं तो इस केस में सिर्फ 2/4 मीन्स 0.5 मिली सेकेंड का वेट कर रहा है प्रोसेस, मतलब Z की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ओके, Z की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। इसके अगले केस में हम क्या करेंगे, Z की वैल्यू 2 रखेंगे। तो जब मैं Z की वैल्यू 2 रखूँगा तो मेरा जो P1 का वेटिंग टाइम आएगा वो आएगा 1, P2 का जो वेटिंग टाइम आएगा वो आएगा 0 और P3 का जो वेटिंग टाइम आएगा वो यहाँ पे हो जाएगा 2 ms। ओके, P3 का जो वेटिंग टाइम आएगा वो आ जाएगा, P3 हमारा 3 पे अराइवल हुआ था और जब मैं 4 + Z की वैल्यू 2 रख दूंगा तो ये अब बन जाएगा 6, मतलब 6 - 3, तो हमारा P3 का जो वेटिंग टाइम होगा वो हो जाएगा 3 और P4 हमारा अब भी 0 रहेगा। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो वेटिंग टाइम अगर मैं एवरेज निकालूं, एवरेज वेटिंग टाइम, तो ये मेरा आ रहा है 1 + 0 + 3 + 0 अपॉन 4, दैट इज 4/4, मतलब मेरा 1 ms आ रहा है वेटिंग टाइम इन केस ऑफ Z = 2। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि मेरी जो Z की वैल्यू है वो 2 होगी, ठीक है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन में क्या करा, करा कि हमने Z की वैल्यू 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर ली, या तो ग्रेटर देन 3 या तो लेस देन 3, बिकॉज हमने 3 क्राइटेरिया इसलिए लिया क्योंकि 2 ही प्रोसेस बचे थे हमारे रेडी क्यू में, जो कि था P3 एंड P4। P3 का बस टाइम था 3, तो उसके हिसाब से हमने कैटेगरी में डिवाइड कर लिया। उसके बाद जब हमने Z की वैल्यू 3 रख के देखी या 3 से ग्रेटर रख के देखी तो हमने देखा कि हमारा वेटिंग टाइम 1 से ज़्यादा आ जा रहा था, तो उस केस में Z की वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं थी। उसके बाद हमने Z की वैल्यू 1 रखी, फिर 2 रखी और हमें 2 पे Z की एग्जैक्ट वैल्यू 2 पे वेटिंग टाइम हमें 1 मिल गया। तो ये था टोटल क्वेश्चन जिससे आपने Z की वैल्यू निकाल ली।
ये था SRTF का क्वेश्चन। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस with the arrival time and the length of the CPU was given in milliseconds. Okay, so everything in milliseconds. The scheduling algorithm used is preemptive shortest remaining time first. मतलब SRTF इसमें भी यूज हो रहा है, ठीक है। जनरली एग्जाम्स में SRTF से ही क्वेश्चन आते हैं बिकॉज SJF थोड़ा इजी हो जाता है। द एवरेज टर्न अराउंड टाइम ऑफ दिस प्रोसेस इज, इस प्रोसेस में एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा गया है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है बिकॉज ऐसा क्वेश्चन ही हम करते आ रहे हैं अभी तक। तो एक बार हम गैंट चार्ट से सीधा स्टार्ट करेंगे। तो गैंट चार्ट हमारा 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले हमारा कौन सा प्रोसेस आया। सबसे पहले हमारा प्रोसेस आया P1। अगर मैं बात करूँ प्रोसेस आईडी की तो ये है मेरा P1, P2, P3 एंड P4। P1 मेरा एग्जीक्यूट हुआ फॉर 1 सेकेंड, सॉरी फॉर 3 सेकेंड्स, बिकॉज 3 सेकेंड्स तक मेरे कोई और प्रोसेस नहीं आ रहे हैं CPU में, मेरे सॉरी रेडी क्यू में। और 3 सेकेंड पे मेरा प्रोसेस P2 भी आ गया, मतलब 3 सेकेंड्स तक मैंने P1 को एग्जीक्यूट कराया। उसके बाद जब हमारा टाइम 3 मिली सेकेंड हो गया है तो हमारे पास रेडी क्यू में 2 प्रोसेस हैं, रेडी क्यू में 2 प्रोसेस हैं, दैट इज P1 एंड P2। P1 का बस टाइम 7 है और P2 का बस टाइम 6 ms है। तो इस टाइम पे हमारा जो शॉर्टेस्ट जॉब होगा वो हो जाएगा P2। मतलब अब आगे हमारा P2 एग्जीक्यूट होगा। P2 कब तक एग्जीक्यूट होगा? 7 तक एग्जीक्यूट होगा, 7 ms तक, मतलब टोटल 4 ms तक एग्जीक्यूट हुआ। मतलब अभी 2 ms इसका बस टाइम बचा हुआ है। अब इसके इंस्टेंट पर हमारे पास रेडी क्यू में 3 प्रोसेस आ गए, दैट इज P1, P2 एंड P3, ठीक है। 7 मिली सेकेंड तक 3 प्रोसेस आ गए, P1, P2 एंड P3, और जिनका बस टाइम है 7, 2 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। सो सबसे छोटा जॉब अगर आप देख पा रहे हैं तो वो है हमारा P3 जिसका बस टाइम है 1। तो हम अब क्या करेंगे, P3 को एग्जीक्यूट करा देंगे फॉर 1 ms, और 8 तक इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, फिर P3 हमारा टर्मिनेट हो गया। ओके, अब हमारे पास 8 मिली सेकेंड पे अगला प्रोसेस भी आ गया, दैट इज P4। जब हमारा अगला प्रोसेस आया P4 तो अब हम देख पा रहे हैं अब भी हमारे रेडी क्यू में 3 प्रोसेस हैं, दैट इज P1, P2 एंड P4, P1, P2 एंड P4। और अगर इसमें आप बस टाइम कंपेयर करें तो सबसे छोटा बस टाइम है हमारा P2 का, दैट इज 2 ms। तो 2 ms तक हम P2 को एक बार फिर से एग्जीक्यूट कराएंगे। ये हो गया 10, P2 हमारा हो गया टर्मिनेट। अब बचा हमारा प्रोसेस P1 एंड P4 रेडी क्यू में। P4 का हमारा जो बस टाइम है वो है 3 ms एंड P1 का बस टाइम है 7 ms। तो इस केस में हमारा P4 सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, P4 एग्जीक्यूट होगा फॉर 3 ms, ये हो जाएगा 13, एंड देन हमारा एग्जीक्यूट होगा P1 फॉर 7 ms, तो ये हो जाएगा हमारा 20। तो ये हो गया हमारा टोटल गैंट चार्ट बन गया। अब हम क्या करेंगे, गैंट चार्ट से अपना वेटिंग टाइम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे। टर्न अराउंड टाइम निकालने के बाद हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल लेंगे, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो वेटिंग टाइम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं P1 की, तो P1 का हम वेटिंग टाइम निकालने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि P1 लास्ट में कब एग्जीक्यूट हुआ। तो P1 का एग्जीक्यूशन लास्ट में स्टार्ट हुआ है 13 पर। ओके, तो हम 13 लिख देंगे सिंपल, P1 में हम लिख देंगे 13 और उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे उतना टाइम जितना P1 पहले एग्जीक्यूट हो चुका हो। ठीक है, P1 कितना एग्जीक्यूट हो चुका है फॉर 3 ms, तो 3 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद हम P1 का अराइवल टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। P1 का अराइवल टाइम है 0। ओके, सो P1 का वेटिंग टाइम हो गया 10, हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ P2 की, तो P2 हमारा लास्ट में कब एग्जीक्यूट हुआ, 8 पर। ठीक है, और उसके पहले हमारा P2 4 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट हो चुका था, तो 8 माइनस 4 कर देंगे और उसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे P2 का अराइवल टाइम। P2 का अराइवल टाइम कितना था, 3। ओके, P2 का अराइवल टाइम था 3, तो ये आ गया हमारा 1 ms। ओके, P2 का वेटिंग टाइम 1 ms। उसके बाद मैं बात करूँ P3 की, P3 का हमारा अराइवल टाइम है 7 और P3 हमारा फर्स्ट एंड लास्ट एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ है, दैट इज 7 पे हमारा P3 एग्जीक्यूट हो गया और उसका अराइवल टाइम भी 7 ही था। सो 7 माइनस 7 इक्वल टू 0। टॉकिंग अबाउट P4 का भी हमारा लास्ट में एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ 10 पर, उसके पहले P4 नहीं एग्जीक्यूट हुआ है, तो हम सिर्फ अराइवल टाइम को माइनस करेंगे। P4 का अराइवल टाइम था 8 ms, सो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। ये आ गया हमारा वेटिंग टाइम हमारे चारों प्रोसेस का, दैट इज 10, 1, 0 एंड 2।
अगर मैं वेटिंग टाइम का सम निकालूँ तो ये हो जाएगा 13। उसके बाद मैं बात करूँ टर्न अराउंड टाइम का, तो टर्न अराउंड टाइम मैंने आपको बताया था बस टाइम प्लस वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम। तो हम इसको लिख लेते हैं, बस टाइम था हमारा P1 का 10, वेटिंग टाइम है 10, तो ये हो जाएगा 20। एंड देन 6 + 1 7, 1 + 0 1, 3 + 2 5। अगर मैं टोटल टर्न अराउंड टाइम की बात करूँ, सॉरी मैं बात करूँ एवरेज टर्न अराउंड टाइम की, ओके, एवरेज टर्न अराउंड टाइम की, तो ये हो जाएगा हमारा 20 + 7 + 1 + 5, और मैं इसको डिवाइड करूँगा नंबर ऑफ प्रोसेस दैट इज़ 4, मीन्स 33/4, ये हो जाएगा मेरा 8.25, ओके, 8.25 ms। तो इस हिसाब से आप आंसर देख सकते हैं, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये भी, इसमें सिर्फ आपसे एवरेज वेटिंग टाइम पूछा गया था। इसमें आपको जो एल्गोरिदम यूज़ करनी थी वो थी SRTF, ओके। SRTF मतलब जो होता है प्रिमिटिव वर्जन होता है SJF का, मतलब हम हर इंस्टेंट पर एक बार चेक करते हैं कि हमारा कोई अगला प्रोसेस आया है, और अगर हमारा कोई अगला प्रोसेस आया है तो क्या उसका बस टाइम हमारे करंट रनिंग प्रोसेस से कम है, ठीक है। अगर ये चीज़ हम इंश्योर कर पा रहे हैं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ओके। सो अब इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राउंड रॉबिन एल्गोरिदम के बारे में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।